बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बाबरा, आज का मौजू पुलिस और पुलिस से मुतल्लिका इदारे, पुलिस की मुश्किलात और पुलिस सर्विस में कुछ ऐसे मामलात जिसकी वजह से जराइम पे काबू पाने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं और पुलिस बे इंतहा मेहनत के बावजूद, दिन रात मशक्क़त के बावजूद माशरे में वो मकाम हासिल नहीं कर सकी जिसकी वो हकीकी मानों में हकदार है। लोअर रैंक से लेके आला सतह तक मुसलसल दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, उनमें कमी नहीं आ रही। इसी तरह से हमारी दीगर जो हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, अदलिया है, वकला बरादरी है, सहाफ़ी बरादरी है, हमारे दरमियान एक खलीज है, एक कश्मकश है। और हाल ही में आपने पुलिस, लाहौर की सतह पे बात कर रहा हूँ, पुलिस और सहाफ़ी बरादरी के दरमियान एक कश्मकश को भी विटनेस किया होगा। आपने देखा होगा कि सहाफ़ी बरादरी वीलॉग्स कर रही है, टीवी पे बड़ा शोर बरपा है और इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। मैं याकूब अवान भाई आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उसका कुछ ऐसा सैर हासिल गुफ्तगू करें, कुछ ऐसा सैर हासिल तज्ज़िया पेश करें कि जिससे दोनों बल्कि तीनों वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और पुलिस के दरमियान इस खलीज को कम किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा मौजू चुना है अवान साहब आपने। गुजारिश ये है कि पुलिस, वकला बरादरी और सहाफ़ी बरादरान, ये मैं समझता हूँ आपस में लाजिम व मलज़ूम है और चोली दामन का साथ है। अब उसमें चूँकि आपने भी वक्त गुजारा, मैं SHO रहा हूँ पुरानी अनारकली के साल, सवा साल, DSP फिरोज़ वाला मेरा दफ्तर कचहरी के दरमियान में था, जहाँ पे दरमियान में मैं था, दाएँ बाएँ वकला थे। DSP सिटी कसूर रहा हूँ, वहाँ पे वकला के दरमियान था। तो वो आज भी गवाह है, मेरा भाइयों जैसा वक्त गुजरा है। इसी तरह जो जर्नलिस्ट से, जो सही जर्नलिस्ट भाई थे, उनके साथ राब्ता था, एक हकीकी सहाफ़ी बिरादरी, उनके साथ राब्ता था, एक प्यार मोहब्बत भाईचारा था और वो क्राइम डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेटिव थे, इंफॉर्मेशन देते थे। हम उनकी इंफॉर्मेशन बिला शक व शुबा वो दुरुस्त होती थी। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि अगर आपस में एक प्लेटफॉर्म का या एक आपस में एक पुल जैसा राब्ता हो तो बहुत हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। आजकल जो एक सिलसिला चल रहा है, आप इस सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पुलिस वर्सेस जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट वर्सेस पुलिस। अब मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मैं DIG जो ऑपरेशन है लाहौर, फैसल कामरान साहब, मैं उनके मातहत तो काम नहीं किया, लेकिन उनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है, बड़े दयानतदार, बहुत दयानतदार और में कोई शक नहीं, और मातहत परवर। ये जो है ना, मतलब खल्के खुदा की जो जुबान होती है ना, वो आप तक पहुँच सकती है। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब के डॉक्टर साहब, खूबसूरत इंसान बिलाल सदीक कमियाना, CCPO लाहौर, एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब की वजह से पुलिस का मोराल कहाँ से कहाँ तक आ गया। सिपाही जाके जफियां लगा रहा है, दरवाजा खोलता है, हमने कभी सोचा था? हम तो वो जो नलकों में मिसवाक दे के बेचारा अफसर वो पानी बंद करता था और लोटे, टूटियां, डब्बे, गिलास टॉयलेट्स में इस्तेमाल होते थे। और लोहे का बक्सा SHO साहब का पड़ा है और साथ ही चरपाई पड़ी है और साथ ही दफ्तर है। ये वो, अब आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएं तो आपको 5 स्टार होटल्स लगते हैं, आपको सोच नहीं सकते। ये हमारे इन सीनियर्स का काम है। दूसरी तरफ मैं आता हूँ जर्नलिस्ट की तरफ। अरशद अंसारी जो है, चूँकि मैं भी 38 साल लाहौर में गुजारे हैं, जब हमने स्टार्ट किया, इन्होंने भी स्टार्ट किया छोटे भाइयों की तरह। इनका दूसरा भाई है बाबर अशरफ, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह DSP हैं। रईस अंसारी इनके बड़े भाई हैं, मैं इनको भाईजान कहता हूँ। रईस अंसारी मेरा हॉकी फेलो भी है, मेरा कॉलेज फेलो भी है, हमने इकट्ठे तालीम हासिल की है, भाइयों की तरह। और पुलिस के साथ अरशद भाई का बहुत प्यार ताल्लुक था। अब कुछ मुझे समझ ये आती है, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि कुछ नादान दोस्त दोनों तरफ,
जिन्होंने इस मसले को उछाला या इस मसले को किया ये करा, क्योंकि जब हम बहसीयत पुलिस अफसर या बहसीयत जनरल सियासी अपनी अपनी हदूद से तजावुज़ करेंगे, अपनी अपनी हदूद को क्रॉस करेंगे, तो फिर कुछ न कुछ खलीज आएगी। जब खलीज बढ़ेगी तो फिर रुकावटें आएंगी, जब रुकावटें आएंगी तो दिल दूर होंगे। अब बात यह है कि इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कि साइड्स दोनों क्लियर हैं, दोनों की। और फिर मुझे सामान का नाम लिया डीजी साहब ऑपरेशन का और अरशद अंसारी का, दोनों तरफ से मुझे बड़े क्लियर लगते हैं। लेकिन अब खला अगर आ गई है तो कुछ नादान। एक जानब से याकूब भाई ये इल्ज़ाम है कि सहाफ़ी बिरादरी कुछ जराइम की पुष्ट बनाई करती है, फिर सहाफ़ी बिरादरी की जानब से ये ख्वाहिश रहती है कि उनकी मर्ज़ी की पोस्टिंग्स होनी चाहिए लाहौर की सतह पे, हर ओहदे पे उनके कहने पे कुछ लोगों को तैनात किया जाए, और वो तैनातियाँ नहीं हो रही, और उनकी वो जो मर्ज़ी के मुताबिक पुष्ट बनाई होती है वो भी काबिल कबूल नहीं है। और अब इनकी जानब से ये इल्ज़ाम है सहाफ़ी बिरादरी की जानब से कि जी हम बुराइयों को छुपा नहीं सकते, हम तो हक बयान करेंगे, जो कुछ हो रहा है हम जराइम पे पर्दापोशी नहीं करेंगे, हम खुल के लिखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि CCD की वजह से, इससे कबल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की वजह से जराइम में तो बेतहाशा कमी वाक़या हुई है। जहाँ पहले कभी दिन में 1015 की कॉल्स होती थी, बाज़ दिनों में ये भी देखा गया है CCD की वजह से कि 5 भी नहीं हुई, और वारदात जो है वो मेरे मुताबिक, अब हो सकता है मेरा इसमें इतना ज़्यादा वर्किंग ना हो, कोई तकरीबन 60 से 65% तक जराइम में 80% तक जराइम में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपनी इज्जत बहाल करने में कामयाब नहीं हो सकी। क्या वजह है? अब एक छोटी सी मुझे बात याद आ गई कि लिबर्टी मार्केट में एक दिन किसी काम के सिलसिले में गया, तो 2-3 यंग लड़के फिर रहे थे, तो 1-2 लड़कियां जा रही थी ख़वातीन, उनकी तरफ देख रहे थे। एक फौरी बोला वो कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे लगे हुए हैं, यानी CCD देख लेगी या पुलिस देख लेगी और वो पिस्टल चल जाएगा। मतलब बात यह है कि पुलिस का एक खौफ है या क्राइम। यहाँ पे एक थोड़ा सा मज़ाहिया जिक्र कर देता हूँ कि दीन भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि एक बार निगाह अगर पड़ जाए, जिसे हम तायराना नज़र कहते हैं, तो वो बुरी बात नहीं, पलट के दोबारा देखना गुनाह बन जाता है। तो हम बहैसियत पुलिस अफसर अब इस हद तक मोहतात हो चुके हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो कैमरे की आंख देख ले और हम ना चाहते हुए किसी जानब देख रहे हों और नेफे में गोली चल जाए। एग्जैक्टली इसी तरह ही है। जी सर। तो बात यह है कि आपस में जो खलीज आई हुई है, इसको दूर करने के लिए चंद दोस्तों को बीच में आना पड़ेगा। जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए और करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो 90% ये जहाँ खलीज बन चुकी है, इसकी वजह गलत फहमी है और चंद नादान दोस्तों की जो है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन दोनों तरफ। मैं ये समझता हूँ अरशद छोटे भाइयों की तरह से है, क्योंकि मैं उसके बड़े भाई का दोस्त हूँ, रईस अंसारी का, और उसी का हम जमात हूँ। हमने इकट्ठे ही गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तालीम हासिल की, हॉकी भी हम इकट्ठे खेलते रहे। अरशद से एक गलती हो गई है किसी की ज़ातियात पे, किसी की बच्चियों पे, किसी की फैमिली पे, और फिर एग्जैजरेट करके हकायक से बहुत आगे जाते हुए कुछ ऐसी गुफ्तगू की जाए, मायूब होती है। और इसी तरह से दूसरी जानब से किसी नाकबत अंदेश ने अपने दिल का गुबार निकालने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए एक वाइट पेपर छाप दिया जिसमें अरशद अंसारी को लेके बड़ी तौहीन आमेज़ वो तहरीर है। मैंने तो चूँकि वो तहरीर देखी है, उसमें किसी की ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस किया गया, उनके इब्तदाई ज़िंदगी के मामलात को डिस्कस किया गया, उनके आबा व अजदाद को डिस्कस किया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि जलती पे आग का काम हुआ। अरशद अंसारी, रईस अंसारी, बाबर अशरफ, इनकी दीगर फैमिली, अगर इनके वालिदैन मेहनत कश थे, उन्होंने मजदूरी की, उन्होंने मेहनत की
और मेहनत करके अपने बच्चों को आला तालीम दिला दी और आज वो एक कामयाब तरीन मकाम पे हैं। रईस अंसारी एक बड़े ही नामवर टॉप लिस्ट के मीडिया चैनल का ब्यूरो चीफ है। अरशद अंसारी 13 साल से माफ़ी चाहता हूँ 13 साल से लाहौर प्रेस क्लब का सदर है और बाबर डीएसपी है। तो ये अपनी मेहनत से कामयाबियों के जीनों पे चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इन पे भी इल्ज़ाम आए नहीं किए जाने चाहिए। ज़ाती ज़िंदगी तो डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए। जहाँ मैं तो यहाँ खिदमात पेश कर सकता हूँ रईस अंसारी को लेके, अरशद अंसारी को लेके। मेरी ज़ाती ये ख्वाहिश है कि इतना ईमानदार पुलिस अफसर जिसका नाम फैसल कामरान, मैं उनको ज़ाती तौर पे जो मैंने स्टडी किया है, बड़े बाप का बेटा, बड़े ख़ानदान का चश्मो चिराग और ईमानदारी की आखिरी हद तक वो मैं उसकी कसम दे सकता हूँ। तो ऐसे अफसर पे इल्ज़ाम आयद करना भी ज़्यादती है और ऐसे अफसर को कशमकश में जो है वो मुब्तला होना भी मैं समझता हूँ कि अवाम-उन-नास के लिए बड़ा नुकसानदेह है। हमें अवाम की खिदमत करनी है, साफ़ी बरादरी को भी अवाम की खिदमत करनी है, पुलिस को भी अवाम की खिदमत करनी है। तो अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों जानिब से सीज़ फायर होना चाहिए और कोई ऐसी कमेटी तश्कील दे दी जाए जिसमें बैठ के दोनों ही अपने अपनी डोमेन मुकर्रर कर लें, अपने अपने मामलात तय कर लें, खुश उसलूबी से, मोहब्बत से कि आपकी ये हदूद है, हमारी ये हदूद है, ना हम हदूद से तजावज़ करेंगे ना आप हदूद से तजावज़ करें। और फिर यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसे सहाफ़ी बरादरान जो कि हकीकी मानों में तालीम याफ्ता सहाफ़ी नहीं है, जिनको अरशद भाई भी समझते हैं, बरखुरदार हैं, जिनको और जो कलीदी ओहदों पे फाइज सहाफ़ी बरादरान हैं, वो जानते हैं कि ये सहाफ़ी नहीं है। उनका भी एक दायरे कार मुकर्रर किया जाना बहुत ज़रूरी है। उनका भी एक जो वर्किंग की जुरिस्डिक्शन है वो मुकर्रर होनी चाहिए कि वो भी हदूद से तजावज़ ना करें। असल में बिगाड़ पैदा होता है उन्हीं सहाफ़ियों की वजह से जो अपने आप को सहाफ़ी तो कहते हैं लेकिन दर हकीकत सहाफ़ी नहीं है। अब अरशद अंसारी का क्या मकाम है, इसी तरह से मुजाहिद शेख हैं, उनका क्या मकाम है? उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है सहाफ़ती मैदान में, तो उनका मुकाबला ये आज जो एक लड़के उठते हैं सोशल मीडिया पे सहाफ़ी बने हुए, उनके साथ तो हो नहीं सकता। थोड़ी सी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त जो लाहौर पुलिस के 4 बेहतरीन कमांडर हैं, 4 जिनके हाथ में कमांड है, यानी डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, सीसीपीओ लाहौर, आईजी पंजाब, मिसाली लोग हैं ना पुलिस को। अब ये है कि एक कांस्टेबल भी दरवाज़ा खोलता है तो वो आईजी साहब के दफ्तर में चला जाता है, ठीक है जी, और जाके जब भी लगाता है। इसी तरह अब डीआईजी जो ऑपरेशन है इनके मुतालिक मैंने पहले जिससे कहा है कि मैं इनके अंडर नहीं रहा, लेकिन वो इन पे मातहत भी, इनकी सबॉर्डिनेट भी खुश हैं, अवाम भी खुश है। अब दोनों शोबों को खुश रखना ये एक बेहतरीन कमांडर की बात है। अरशद अंसारी की जहाँ तक बात है, अरशद अंसारी जैसे आपने कहा है मेरे भी छोटे भाइयों की तरह है, वो आज से नहीं 1985 से जानते हैं, हमारा ताल्लुक़ है। वो जिस तरह आपने कहा है कि कुछ चंद नादान दोस्त हैं जो मामले को सुलझाने और अपने मफादात के लिए, अब जिस तरह पुलिस में कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हो जाती है ना, तो वहाँ पे किसी बंदे के साथ ज्यादती होती है तो कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं जिनको उस बंदे से मोहब्बत नहीं होती, पुलिस के साथ वैर होता है किसी अपने क्राइम की वजह से या किसी अब उसका वो फ़ायदा उठाते हैं और ला 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 जुलूस निकाल दिया। अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। पुलिस और सहाफ़त और वकला एक दूसरे के साथ गाड़ी के 2 पहिए नहीं 3 पहिए, मैं कहता हूँ 3 पहिए, क्योंकि इनके साथ चलना एक दूसरे की लाज़िम मलज़ूम। पुलिस में एक पुलिस अफसर को हिकमत अमली, मामला फहमी और इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत ये मुकद्दम है। बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ छोटी सी मिसाल पेश कर देता हूँ मुख्तसरन कि बतौर SHO पुरानी अनारकली मैं परवेज़ मुशर्रफ की एंटी जो एक तंजीम थी उसमें मैं बतौर SHO तैनात था पुरानी अनारकली। तब मैं रेस कोर्स था। आप तब रेस कोर्स थे। उन दिनों में मैं वो SHO हूँ जिसने वकला के दफातर में भी रेड किए, जिसने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के, चूँकि मैं इलाके का SHO था, मेरी मजबूरी थी
कि मैंने वो कानून के मामलात को सख्ती से निमटना था, लेकिन मैं वो वाहिद पुलिस अफसर हूँ जो उस मामले में किसी कानूनी कशमकश का शिकार नहीं हुआ। जबकि दीगर अपनी हिकमत अमली की बेहतरीन हिकमत अमली क्या थी कि मैंने बतौर SHO पुरानी अनारकली अव्वल दिन से ये फैसला कर लिया कि वकला बरादरी के मामलात वकला बरादरी में बैठ के तय किए जाएंगे। उसके लिए मैं बार एसोसिएशन के पास गया, उनके सदूर से मिला, उनके जनरल सेक्रेटरी साहबान से मिला, और जब भी कोई दरख्वास्त वकला बरादरी से मुतल्लिका मेरे पास आती थी तो मैं उसको आज खुद नोटिस लेता था। मैं उसे किसी मातहत के सपोर्ट नहीं करता था कि इसमें कोई मिस हैंडलिंग ना हो मैं वो दरख्वास्त उठा के सीधा जनरल सेक्रेटरी के पास ले जाता था, वहाँ पे दोनों फ्री कैन को बुला लेता था और फिर जनरल सेक्रेटरी से कहता था, सदूर से कहता था कि इसका फैसला आप करें, वकला का मसला है, वकला का मसला है, इसे आप हल करें। अगर आप कहते हैं तो FIR हो जाएगी, अगर आप कहते हैं तो सुलह हो जाएगी। और मैंने वो बड़ी खूबसूरती से उसको हल किया, अफ़ाम व तफ़हीम से। अब मुझे याद आ रहा है वो वाक़या कि ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ आज की नौजवान नस्ल के लिए कि एहसन नून एक नामवर शख्सियत है, जज भी रहे, वकला में एक नाम है उनका, बहुत बड़ा नाम है। उनको गिरफ्तार करना था, मैंने गिरफ्तार करना था इसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, मुशर्रफ दौर में। अब देखिए आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझे एहसन भून साहब की इज्जत नफ्स को मजरूह करना चाहिए था? क्या मुझे एहसन भून साहब के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिए था कि वो मीडिया की नज़र हो जाता, या अपनी करनी चाहिए, या अपनी इज्जत नफ्स मजरूह, दोनों चीज़ रखते हैं। मैंने हिकमत अमली से काम लिया, बेहतरीन हिकमत अमली से काम लिया। मैं एहसन भून साहब के दफ्तर गया, वो मौजूद थे, उनके इल्म में भी नहीं था कि उनके कोई ऐसे डिटेंशन ऑर्डर्स आ चुके हैं। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम भून साहब, आप खैरियत से हैं? मैं आपके पास कॉफ़ी पीने आया। उन्होंने कहा नहीं मलक साहब, आप कॉफ़ी तो नहीं पीने आए, आप तो मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। मैंने कहा सर इस लफ्ज़ को चेंज कर दीजिए, आपको मैं एक बाइज़्ज़त तहवील में, एक बाइज़्ज़त हिरासत में लेने आया हूँ, साथ ले जाने आया हूँ साथ ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन कॉफ़ी मैं आपसे पीऊँगा। वहाँ बैठा, मैंने उनके साथ बैठ के कॉफ़ी पी, कुकीज़ खाई, खूबसूरत माहौल में बाइज़्ज़त तरीके से भून साहब को अपने साथ फ्रंट सीट पे बिठाया। वो भी मामला फहम, एक ज़ीरक शख्सियत थे, हैं भी। खुद मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से जो कानून का एक मामला था, जो करना ज़रूरी था, वो किया और उन्हें जेल पहुंचा दिया उनकी डिटेंशन ऑर्डर्स के ज़िम्मन में। कुछ भी नहीं हुआ, न कैमरे चले, न दस्तों गिरेबां और सारे मामला। इसी तरह से मेरे कॉलेज फेलो ख्वाजा साद रफ़ीक का भी, चूँकि वो उन दिनों अपोजिशन में थे, ज़ेर-ए-ताब थे, मेरे कॉलेज फेलो भी थे। मैं आज तक साद रफ़ीक साहब के पास किसी काम से नहीं गया, वो जब कभी बरसर इक़्तिदार आए हैं, आज भी वो बरसर इक़्तिदार हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल ले जाना पड़ा। हमारा आमना सामना हुआ, उन्होंने कहा मलक साहब आप किधर? मैंने कहा जी मैं इधर, आपको लेके जाना है। उनको लेके सर्वर रोड थाने तक पहुंचे, रास्ते में अपनी गाड़ी में बिठाया बाइज़्ज़त तरीके से, क्योंकि देखें जब आप शाह के शाह से ज्यादा वफादार बन जाते हैं तो फिर दलदल में फंस जाते हैं और फिर आपकी इज्जतें भी उछलती हैं। बाबर भाई मैं थोड़ा सा आपकी बात काटते हैं, मैं कहता हूँ कि जो अच्छा पुलिस ऑफिसर होता है ना, वो चाहे डाकू, मेरे एक उस्ताद कहा करते थे कि पुलिस अफसर वो होता है जिसके कलम से लोग डरे, जुबान से न डरे। जुबान आपकी गोद का पता दे रही है, आपकी तरबियत का पता। मैं ख्वाजा साहब को लेके थाना सर्वर रोड गया, उन्होंने कहा यार किसी को इल्म ही नहीं है कि मैं पुलिस हिरासत में जा चुका हूँ, अब मैंने जेल जाना है। हाँ, मुझे पता है, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं, आपने फोन दिया था कि खुद। मैंने कहा भाई ये फोन है, करें फोन, कुछ खाने पीने को मंगवाना है मंगवाएं, कपड़े मंगवाने हैं मंगवाएं, लेकिन आपकी फैमिली यहाँ नहीं आएगी। ये एहतराम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इज्जत की खातिर, मैं आपकी इज्जत का पासदार हूँ। आज आपका वक्त है, कल किसी और पे भी आ सकता है। तो उनको बाइज़्ज़त तरीके से जेल लेके गया, बाइज़्ज़त तरीके से उनको जेल में पहुंचा दिया और कुछ भी नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। जेल पहुंचाना तो कानूनी मजबूरी है, लेकिन जुबान तो अपने पास में है ना, अखलाक तो अपने पास में। वो तो इसी तरह से सर एक बहुत बड़ी ये जो खलीज हाइल है जूनियर और सीनियर रैंक में, इसके मुतालिक आपका क्या टेक है? मैं इसके बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ है। मैं कहता हूँ कि जब तक पुलिस इस सिस्टम से नहीं निकलेगी ना,
कि DSP किथे वे, ASP साहब को बुलाओ। ASP साहब तशरीफ नहीं लाए। लफ्ज पे गौर कीजिएगा ख़वातीन व हज़रात, DSP किथे है, किथे ASP साहब तशरीफ नहीं लाए। ASP साहब तशरीफ नहीं लाए। ग्रेड क्या ना 17 है दोनों का 17 ग्रेड है, बिल्कुल ठीक। और मैंने अपनी सर्विस में ये भी देखा है कि DSP की अगर ASP किसी सर्कल में आया, DSP के पास जीप है, वो जीप लेके साहब हाजिर ASP साहब को देगी, और डाला जो है ना वो थका हुआ जो डाला है, नतीजतन DSP ने अपने मफाद की जंग लड़नी है। उसने कहा मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मेरी ज़मीनें जायदादें होनी चाहिए, मेरी कमर मजबूत होनी चाहिए, और फिर वहाँ पे नुकसान किसका हुआ, अवामुन्नास। मैं भूल जाऊंगा, मैंने देखा है कि DSP ऐसे भी देखे, एक सर्कल में नाम भी बता दूंगा, DSP MA मास्टर्स किया इंग्लिश में, और जो ASP है वो सिंपल ग्रेजुएशन करके CSS करके आया है ना जी। लेकिन तफरीक क्या है कि DSP किथे वे तो ASP साहब तशरीफ लाएंगे नहीं। ये जब तक तफरीक ख़त्म नहीं करेंगे उस वक्त तक वो एहसास से कमतरी से नहीं निकलेगा। सबसे ज़्यादा जो मैं भी ऐड कर दूं, ज़रूर मीटिंग है, DSP साहबान भी हैं, ASPs भी हैं, अब मीटिंग बर्खास्त हो गई तो ASP साहब आप तशरीफ रखें, कॉफ़ी पी के जाइएगा, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है जी। और DSP बेचारा वही ASI साहबान के साथ, उस बेचारे को आखिरी वक्त तक वो SP भी हो जाए, उसको आखिरी वक्त तक ASI कंसिडर किया जाता है। वो जिस अजीजुल्लाह खान कहता है नूरी और नारी मखलूक, तो यहाँ पे नूरी और नारी का जो फर्क है, वो जब उसका नुकसान किसे हो रहा है? उसका नुकसान महकमे को हो रहा है, डिपार्टमेंट को हो रहा है, पुलिस को हो रहा है, पुलिस को हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमने तो जब ज्वाइन किया तो थानेदार जो TSI था उसको SHO बिठा देते थे, वो सफ पे बनी हुई थी ना मुहर्रर के पास कि जी काम सीखो, रजिस्टर बताओ। अभी कितने SHOs हैं जिनसे आप रजिस्टर से पूछें कि उस रजिस्टर में किस चीज़ का अंदराज होता है, आप शर्तिया पूछ लें। पैराशूटर है ना, ये जो पैराशूटर है, नाजिल होते हैं, डायरेक्ट इंडक्शंस हो रही हैं, एक ओहदा ASI का भी डायरेक्ट आ रहा है, फिर सब इंस्पेक्टर इसमें बड़ी खराबी है, इसमें बड़ी खराबी भी डायरेक्ट आ रहा है, उसको वो मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा टेढ़ा सा सवाल है याकूब भाई, उसका जवाब आपने कोई ज्यादा मुश्किल ना सवाल कीजिएगा, मजबूरी है, अवामुन्नास तक भी जानी चाहिए। जी। क्या कोई SHO, मैं SHO को डिस्कस करूंगा, ठीक है, निचले ओहदे जो है वो तो सब नीचे आ जाते हैं ना कमांड में, ठीक है। क्या कोई SHO अपनी 1 लाख से 1.25 लाख तक की जो आज के दौर में तनख्वाह है, 90,000 से तकरीबन 1.25 लाख एग्जैक्टली इतनी है मेरा नौकरी के, हाँ, जिसकी कोई 22-23 साल नौकरी है उसकी 25 होगी, इतनी जिसकी कम है उसकी कोई तकरीबन 90 से लाख, इससे ज्यादा नहीं है। वो क्या अपनी इस तनख्वाह में ईमानदारी से थाने के मामला चला सकता है? मैं समझता हूँ कि नहीं चला सकता। अब एक पुलिस अफसर है, वो SHO तैनात है, वो आखिरी दर्जे का ईमानदार भी है, और उसने अपने मातहत को ये हुक्म भी देना है कि तुम रातों रात कराची पहुंचो, 8 घंटे में बंदा निकल जाएगा, उसको पकड़ के लेके आओ, या बखर जाओ या मियाँ वाली जाओ, वो लाहौर से रवाना होता है। तो क्या वो SHO जो ईमानदार तरीन है उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास तो फंड्स भी नहीं है, इसको हम पैसे भी नहीं दे, और बूटा खान ऐसा ही कहाँ से पैसे लेगा, बूटा खान कहाँ से पैसे लेगा? तो क्या इसका अगले ध्यान जाके वो ईमानदार पुलिस अफसर जवाब दे सकता है? ईमानदार साहब के पास कोई जवाब नहीं, और बराबर का, क्योंकि वो आगे एक महमूद मकबूल बाजवा साहब थे, हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। तो एक मैं SHO हंजरवाल था, तो एक केस के सिलसिले में शार्टली बताता हूँ कि वो केस था कोई सियासी किस्म का ना, तो उसकी 7 दिन के अंदर अंदर वो नई दहशतगर्दी की कोर्ट्स वो जो है ना खुल दी। तो उन्होंने कहा जी वो कहें रख के कि सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं, का खुदा का कहे। तो मैंने खुदा को हाजिर नाजिर मैं बावजूद हूँ, मैंने कहा जी मैं तो नहीं कहूँगा। वो जज की उस वक्त बड़ी दहशत, महमूद मकबूल बाजवा थोड़े से अपाहज भी थे। जी मैं जानता हूँ सर, बिल्कुल जानता हूँ। तो उसने कहा मैं नोटिस दूंगा तो मैं जेल भेज दूंगा। मैंने कहा मैं चुप कर गया। उसने अदालत छोड़ दी, पीछे चला गया। तो मैंने कहा सर क्योंकि ये केस जो है ना वो मैं क्यों हलफ दूं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। तो उसने कहा कि बरी तो मैंने मुल्ज़मान वैसे भी करने थे, लेकिन तेरी धौड़ बन, पंजाबी कहने लगा, तेरी धौड़ बन के करनी थी, लेकिन बेटा किसी के कहने पे गलत काम ना करो। क़यामत के दिन अपने अमाल का खुद जवाब दोगे, और जिनके लिए तुम गलत काम कर रहे हो ये तो पहले ही आगे अगली हज़रात हमारे मुल्क में जो ये कलीदी ओहदे आप देखते हैं, मैं कलीदी ओहदा कहता हूँ थानेदार, SHO, जो बराह रास्त अवामुन्नास से
जिनका मामला रहता है, ताल्लुक होता है, वाबस्तगी रहती है, $500 तक नहीं है, $500 से नीचे है। किसी को $500 तक सैलरी माहाना नहीं मिलती। और हम तवक्कुआत करते हैं कि ये स्कॉटलैंड यार्ड के लेवल पे डीएसपी को मिलती है इतनी? नहीं सर, नहीं मिलती ना तो मेरा सोचो मतलब एएसपी की भी $500 माहाना सैलरी नहीं है। उनके सबके पास तो जनाब गाड़ी, जीप, टेलीफोन, कोको, वो डीएसपी के पास तो नहीं होती। अब जो एएसपी है उसको उसका आप मोबाइल का बिल भी देते हैं, उसको आपने घर भी दिया हुआ, माली भी है, कुक भी है, कुक भी उसके पास है, गाड़ी भी बेहतरीन उसके पास है, फ्यूल भी उसको डीएसपी के मुकाबले में ज्यादा मिलता है, उसका तो गुजारा होता है। लाहौर के किसी डीएसपी के पास ये फैसिलिटीज दिखाएं मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता, मुमकिन नहीं है। और ऐसे कोई फंड्स भी नहीं, रैंकर एसपी के पास भी नहीं होगी, नहीं है, फंड्स भी नहीं है। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सारा मामला कैसे दुरुस्त हो सकता है कि अवामुन्नास की भलाई के लिए, अवामुन्नास के बेहतरीन मफाद के लिए ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? ये जिस तरह मैंने पहले किया कि पुलिस में जो तफरीक है ना नूरी नारी की, ये ख़त्म हो, मुसावात हो। जो छोटा अमला है आजकल, जिस तरह हमारे आईजी साहब, मैंने पहले जगह है कि जिस तरह वो लोगों की इज्जत नफ्स बहाल कर रहे हैं। आप कभी सुबह चले जाएं, मैं भी 1-2 दफ़ा गया, वहाँ सिपाहियों की, थानेदारों की, बूटा खान की, मोहम्मद असलम, शौकत अली की लाइनें लगी हैं, एक एक बंदे से मिल रहे हैं, एक एक बंदे से कर रहे हैं। तो इस तरह हर लेवल पे होना चाहिए। जिस तरह खुली कचहरियाँ होनी चाहिए, खुली कचहरियाँ माताहतान के लिए भी होनी चाहिए, सिपाही के लिए भी होनी चाहिए, थानेदार के लिए होनी चाहिए कि भाई आपको क्या मसाइल हैं, आपकी बीवी बच्चों में कोई बीमार तो नहीं है, आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, आपकी बेटी जो बेटा जो अपाहज है जिसका आप 50,000 60,000 रुपए महीने का खर्चा कर रहे हैं, महकमा भी दे रहा है। ये सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना चाहिए। कि अच्छे कमांडर की ये मिसाल है। अच्छा कमांडर सिर्फ हंस के बोल लेना अपने मातहत के साथ, तो मैं ऐसे कहता हूँ उसका 2 किलो खून बढ़ जाता है और वो और जुर्रत में आ जाता है। अवान साहब, गोरे का बनाया हुआ कानून 1861 का, 1861 का गोरा हुक्मरानी के लिए ये निज़ाम लेके आया था, लेकिन गोरा चला गया। उस सिस्टम को हमने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दी। ठीक है, हमने वो सिस्टम ख़त्म नहीं किया। ठीक है, हमने अपने कल्चर, अपनी इक़दार को पसे पुष्ट डाल के गोरे का दिया हुआ निज़ाम, जो कि निज़ाम हुक्मरानी था, उसको और बढ़ाया, और बढ़ा दिया, उसको और बढ़ाया। क्या पुलिस में एक बड़ी वाज़े तब्दीली ज़रूरी है या नहीं है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अंग्रेज़ तो हमें कमी समझता था ना, और थे भी एशियन कमी थे, गुलाम थे। अब जब हमारा अपना सिस्टम है, हमारे अपने लोग हैं, तो हमें बराबरी दी जाए ना। हमें वो सिस्टम, हमें कमी समझना जिस तरह हर शोबे में है, शोबे ज़िंदगी में है, पुलिस में भी। अच्छा, अब जो सिस्टम चल रहा है ना जी, इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। मसलन आतिफ नज़ीर कदर एक डीपीओ है, आजकल गालबन डीपीओ हाफिज़ाबाद। अब वो बहसियत इंसान एक मिटा हुआ आदमी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। उनका रवैया एक माली के साथ भी वैसा ही है, एक सिपाही के साथ भी वैसा ही है, और एक थानेदार के साथ भी वैसा ही है। ठीक है, इज्जत और इखलाक का वो दामन नहीं छोड़ते, लेकिन ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है कि हर एक के लिए मजबूरी बन जाए कि वो आतिफ नज़ीर कदर बने और उसी असूल पे चले, उसी असूल पे चले। क्या ये आपसे भी सवाल है, ये पुलिस अफसरान से भी सवाल है कि सूबाई निज़ाम पुलिस का होना चाहिए कि जो सूबाई अफसरान हैं, अगर वो पीएसपी अफसरान भी हैं, तो फिर कम अज़ कम उनको इतनी मुद्दत के लिए उस सूबे में तैनात होना ज़रूरी है कि वो वहाँ की जोग्राफियाई मामलात को, वहाँ की बरादरी सिस्टम को, वहाँ की जो नस्ली मामलात हैं, वहाँ की जो ख़ानदानी एक मामलात हैं, वहाँ की जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं, वहाँ के जो तौर अतवार हैं, वो उनसे बखूबी वाकिफ़ हों। ये क्या एक बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है कि एक अफसर आज पंजाब में है तो वो अचानक केपी चला जाता है,
और फिर जो अफसरान हैं उनके मुतल्लिक भी उसे इल्म नहीं होता। मैं यहाँ पे एक आला इदारे को डिस्कस करना चाहूँगा कि वो कामयाब तरीन है, और जो मैंने स्टडी किया है, चूँकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड है उस इदारे से, हमारे ख़ानदान का तकरीबन हर फर्द जो है वो पुलिस में तो बहुत कोई इक्का दुक्का है, बाकी सारे उसी पाकिस्तान आर्मी, वहाँ पे यूनिट सिस्टम है। जो अफसर है उसको अपने हवलदार का भी पता है कि इसकी बेटी को कैंसर है, उसको अपने सूबेदार का भी पता है कि इसकी बेटी की शादी है, और फिर वो लेफ्टिनेंट से लेके जनरल तक अपनी यूनिट के साथ अटैच रहता है। वो एक बरादरी है। जब तक पुलिस में ये बरादरी सिस्टम नहीं बनेगा, हमदर्दियाँ, वफादारियाँ बरादरी सिस्टम वाली कायम नहीं होंगी, तो क्या अवामुन नास को इसका नुकसान है या फ़ायदा है? वो जिस मिसाल आप दे रहे हैं ना, हम जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पाकिस्तान आर्मी, वो जो लेफ्टिनेंट भर्ती होता है ना, तो वो जब यूनिट में आता है ना इब्तदा में, तो सिपाहियों के साथ उसी चारपाई में, उसी मेस में, उसी प्लेट में खाना खाता और है। मैंने तो ये भी देखा है कि लेफ्टिनेंट सूबेदार से उधार भी ले रहा और जब स्कीमों पे जाते हैं, स्कीम पे जाते हैं, तो उसी कंबल में सिपाही होता है, उसी कंबल में लेफ्टिनेंट होता है। तो वो जो एक वो है ना तकसीम मुसावा, वो वहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे बदरजाए उत्तम मौजूद है। यहाँ पे जो हमारे ऊपर से CSP अफसरान आते हैं, तो अभी आते नहीं तो गाड़ियाँ की लाइन लगी होती है खड़े होने पहले, इतना मतलब, और उनके जहन में ये बताया जाता है, एक बड़े अच्छे सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े मेरे मेहरबान हैं, तो मुझे बता रहे थे कि ये तो पता लग गया कि यही समझ जाता है कि सिपाही से लेके DSP तक है ही करप्ट सारे, हैं ही करप्ट सारे, मतलब एक सिपाही से लेके DSP तक सब करप्ट हैं, बल्कि जो रैंकर SP है वो भी करप्ट है। ये एक लिखी पढ़ी किताब बना दी गई है। हाँ। ये कानून बना दिया गया है, जहन में ये भर दिया गया है। बहुत बड़ा अलमिया, जिस वजह से ऑपरेशन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस नाकाम है, और जिस वजह से CCD कामयाब है या ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कामयाब था, वो था आपका कार्य खास। हाँ। आपने कार्य खास को ऑपरेशंस में और इन्वेस्टिगेशन में गाली बना दिया। एग्जैक्टली। उसको आपने करप्शन की एक फहरिस्त में शामिल कर लिया। वेरएज ये कार्य खास वो लोग थे जो अपनी नौकरी के अलावा अपने अफसर के वफादार, जो अपनी नौकरी से हट के अपने अफसर की कामयाबी के लिए दिन रात काम करते थे। ये वो सीसा पिलाई हुई दीवार होती थी कि जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती थी, जब इलाके में कोई जुर्म हो जाता था, तो ये अपना सोना भूल जाते थे, ये अपने घर को भूल जाते थे। अब एक SHO जाता है, शॉपर पुलिस है, टाइम के हिसाब से वो नौकरी पे आता है, शॉपर में उसकी यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्म पहनता है, नौकरी करता है, और उसके बाद मुहर्रर से लड़ता है कि मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं गया। तो कार्य खास वो था जो अपने टाइम की परवाह नहीं करता था। उसने कभी SHO से ये नहीं कहा था कि सर जी मैं घर भी जाना है। 4-4, 5-5 दिन काम करता था। उसको गाली क्यों बनाया गया? क्या ये नाकामी? अब जो कार्य खास लफ्ज़ है ना, ये पुलिस रूल्स में भी आया है। कार्य खास बहुत बड़े काम करता था, इलाके की सारी सिक्योरिटी खास। हमने कहा ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करता है। अब कार्य खास क्या था कि वो इलाके में कोई मजहबी कशीदगी है, कोई पॉलिटिशियन की कशीदगी है, कोई और लॉ एंड ऑर्डर की है, वो सारा उसका इतना असर रसूख होता था, काबिल तरीन आदमी होता था। लेकिन अब हमने उसका मफहूम, उसमें थे भी सी उन्होंने गलत इस्तेमाल की, ये भी सही पुलिस में हुआ है। गेहूं के साथ गुण पिसता है। एग्जैक्टली। ये माशरा जिस तरह से दूध में केमिकल मिलाते हैं, जाली अद्वियात बनाते हैं, और सारे जराइम हमारे माशरे में मौजूद हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस ऊपर से फरिश्ता नाज़िल हुई? इसी माशरे का हिस्सा है। इसीलिए ना कि उसमें एक ऐसे वो काम करता था कि 93 की बात है, SHO फैक्ट्री यही था, एक क्रिश्चियन आया तो उसने किसी थानेदार के मेरे सामने मेरे ASI को गाली निकाल दी। मेरी पहली SHO शिप थी, मैंने उसको गाली निकाल दी। वो उधर LDA क्वार्टर से, वहाँ पे उनकी अक्सरियत थी, उसने उसको मजहबी इशू बना दिया, हालांकि कतई तौर पर कोई मजहबी इशू नहीं था। तो थोड़ी देर बाद मुझे कहने लगा, बताया किसी बंदे ने कि जी वहाँ तो सारे इकट्ठे हो गए, बिरादरी और कम्युनिटी, और उन्होंने आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे। तो मेरा एक कांस्टेबल था इसाक, जिसको कार्य खास कहते हैं, वो उधर गया, उसने जाकर जो मेन लोग थे उनको इकट्ठा किया कि वो जो मेरा SHO है, वो तो उसके तो साथ 3 जो उसके खास कांस्टेबल हैं वो इसी कम्युनिटी से इकट्ठा बैठ के खाता है करता है। दरअसल ये गलत काम के लिए आया था। SHO ने कहा कि वो भी मेरे भाई हैं, दूसरी जो पार्टी है। मतलब है उसने ऐसा एक्टिव रोल अदा किया कि आधे घंटे में जो मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं, वो जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगे।
अच्छा जी, कार खास जो है ये वो वफादार हुआ करते थे जो आपके मुखबर नहीं होते थे, जो थाने के मामलात बाहर जाके नहीं बताया करते थे, उनको अपने अफसर की इज्जत का एहसास होता था। आज जो ये शॉपर पुलिस है ये तो बाहर भी मुखबरियाँ दे देते हैं, बस ये तो रेड से कबल बार बता भी देते हैं कि जी रेड प्लान हो रहा है फला जगह पे। इसलिए तो बदनामी हो रही है। अल्लाह ताला हमें बस। ख़वातीनो हज़रात, आज का ये जो पॉडकास्ट है इसमें हमने वो हकीकी मसाइल डिस्कस किए और हम 3 नताइज की जानिब पहुँचे। एक तो ये कि पुलिस में आला और अदना के दरमियान जो खलीज है, तफरीक है, मसावात है, उसको मसावात बनाया जाए, गैर मुसावाती सिस्टम खत्म किया जाए तो अवामुन्नास की भलाई मुमकिन है। नंबर 2, जो पुलिस से मुतल्लिका दीगर इदारे हैं उनके दरमियान ये जो खलीज है इसको खत्म, कश्मकश है, इसे ख़त्म किया जाए ताकि अवामुन्नास की भलाई हो सके और मुखलिस लोग इकट्ठे जो पुल का किरदार अदा करें। और तीसरी बात जो एक असूली बात है कि हर सूबे में सूबाई अफसरान, खा वो PSP क्यों ना हो, लेकिन वो सूबे की सतह पे काम करें ताकि उनको अपने मातहत की मुश्किलात का, जैसे आज डॉक्टर उस्मान अनवर कर रहे हैं, वो बिल्कुल ये किरदार अदा कर रहे हैं कि उनको अपने मातहत की मुश्किलात का अंदाज़ा हो, उसे अपनी मातहत के घरेलू प्रॉब्लम्स का भी अंदाज़ा हो। कमांडर तो वही होता है ना, और वो एक ख़ानदान के तौर पे काम करें। मैं और याकूब अवान साहब हमने पुलिस में इस सतह तक काम किया है कि हम मसाइल को हल करना जानते भी हैं और मुश्किलात का हमारे पास हल भी मौजूद है। तो हम दोनों खिदमात पेश करना चाहेंगे, चूँकि अरशद अंसारी भी छोटा भाई है और हमारा डिपार्टमेंट तो हमारा घर है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसे नाअकबत अंदेश किरदार अदा करें कि ये खलीज बढ़ती चली जाए। हाँ, नुकसान है। और मैं अरशद को फिर एक बार दोबारा ये कहना चाहूँगा कि आप छोटे भाई हैं, ज़ातियात कभी डिस्कस नहीं होनी चाहिए। आई एग्री। मुझे बिल्कुल अरशद से ये तवक्को नहीं थी कि इस तरह जो है ना, मतलब इस तरह का कैलिबर का बंदा है कि वो, मैंने सुना, मुझे किसी ने बताया, फिर मैंने सुना। इसके साथ ही मुझे और याकूब अवान साहब को इजाज़त दीजिए। इस किस्म के इश्यूज़ हम डिस्कस करते रहेंगे हर जुम्मा को, आप लोगों को उसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस ज़मन में क्या राय रखते हैं। थैंक यू।